हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जेक बोर्ड क्लास 8 का सोशल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। टर्म 2 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये टर्म 2 में ये आप जरूर जानते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे शुरू में आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछेगा और 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछेगा। तो आपका तीनों का तैयारी अच्छी तरह से करना ज़रूरी है। इसीलिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि लेके आया हूँ, जो कि 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जो कि इसी वीडियो में है। वीडियो को एंड तक देखना। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं ये जो जितना भी क्वेश्चन है मैं हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ कि आप कॉपी में नोट कर ले साथ में। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में क्या है, नाना साहेब कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाना साहेब पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। साथ में आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं या साथ में नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक के। चलिए दूसरा नंबर में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महार। क्वेश्चन नंबर तीसरा, झारखंड के किन जिलों में फ्लोराइड पानी मिलता है? पलामू और गढ़वा। चौथा नंबर है, बाल श्रम के क्या कारक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल श्रम के निम्न कारक है अत्यधिक जनसंख्या, शिक्षा, गरीबी। ये जो जितना भी क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए 5 नंबर में जीवाश्म ईंधन क्या है? तो ऊर्जा के जिन साधनों की उत्पत्ति किसी तत्व का सड़ने गलने से हुई है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और छठा नंबर में क्वेश्चन है, आर्थिक क्रिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनुष्य के जिन क्रिया से आर्थिक आय होती है उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। और 7वां नंबर का क्वेश्चन है, 7वां नंबर में आपका है, जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कार्य कौन कौन से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कार्य जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। और 8वां नंबर का क्वेश्चन है, 1897 ईस्वी की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई? ये जो जितना भी क्वेश्चन है 1 से 7 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और 8 से 14 नंबर का जितना भी क्वेश्चन है वो आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। आज जो 15 से 19 तक है वो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जो कि उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको बोलेगा इनमें से किन्हीं 3 का उत्तर लिखिए, जो कि मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना रखा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1857 ईस्वी की क्रांति। 9 मार्च 1857 ईस्वी के शुरुआत हुई। क्रांति के प्रथम हल्ला मार्च 1857 ईस्वी में बंगाल के बैरकपुर में हुई, जहां मंगल पांडे ने नाना भारतीय सिपाही ने अपने ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार दी। वहां सैन्य दल को तत्काल भंग कर दिया, परंतु किसी भी विद्रोह की खबर पूरे देश में फैल गई। सिमरिया अनेक भारतीय शासकों तथा भारतीय जनता ने उनका साथ दिया और वहाँ सब मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए युद्ध के मैदान में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्या सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है? अगर हाँ तो क्यों? जो कि ये सिविक्स का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, सामाजिक सुरक्षा की योजना जरूरी है, क्योंकि इस योजना का भविष्य में लोगों के साथ होने वाली संभावित घटनाओं की सुरक्षा प्रदान करना है। संगठित क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों के लिए भविष्य निधि योजना सामाजिक सुरक्षा योजना का ही एक अंग है। भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कई योजनाएं, जैसे अटल पेंशन योजना जो 2015 में निकला था, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना एवं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आदि समय पर आरंभ की गई। कुछ योजनाएं राज्य सरकार के सहयोग से भी चलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में, बाल श्रम को दूर करने के लिए कोई 3 सुझाव दे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल श्रम करने के लिए 3 सुझाव निम्न है। तो देखिए 3 सुझाव।
क नंबर में है सर्वप्रथम जब तक गरीबी रहेगा तब तक बाल श्रम हटाना संभव नहीं होगा, इसलिए गरीबी हटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। और दूसरा ख नंबर में है 14 साल की उम्र का कोई भी बच्चा किसी फैक्ट्री या खदान में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाए। ग नंबर में बच्चों को स्वास्थ्य तरीके से स्वतंत्र व सम्मानजनक स्थिति में विकास अवसर सुविधा दी जाए। जब किसी बच्चों को शोषित होते हुए देखे तो उसकी व्यक्तिगत मदद करे। और देखिए 13 नंबर में क्वेश्चन है क्या है। 13 नंबर में क्वेश्चन है मानव एक संसाधन है कैसे, तो इसका उत्तर है लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब यह लोगों के लिए उपयोगी होती है। मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं। शिक्षित और स्वस्थ लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़ा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव निम्न क्षेत्रों में पड़ा। औद्योगिक क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधों के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया। कारखानों में कार्य हाथों को स्थान पर मशीनों से होने वाला छोटे कारीगरों के स्थान पर पूंजीपति श्रेणी में ले लिया। इस क्रांति के कुटीर उद्योगों को विनाश हो गया जिससे वो बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो गए। अब इसी क्रांति से विभिन्न वर्गों के उदय से सामाजिक असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है। पूंजीपति वर्ग आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रभावित है। श्रमिक वर्ग के अब कारखाना में काम करने वाला से कम वेतन पर आया तो 12 से 15 घंटे काम करना पड़ता, फलस्वरूप उनका शोषण बढ़ा। अब 12 नंबर का क्वेश्चन है कृषि से आप क्या समझते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की फसलों जैसे गेहूं, चना, चावल, कपास तथा गन्ना आदि को भूमि पर उगाने की क्रिया को कृषि कहा जाता है। कई अन्य क्रियाकलाप जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य आदि भी कृषि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है आपका परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में अंतर स्पष्ट करिए। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के अंतर हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला नंबर में ऊर्जा का परंपरागत साधन है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति और अणुशक्ति, यह परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा नंबर में है यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है लग रहा, तो यह समाप्य संसाधन, इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। और तीसरा नंबर इनका प्रयोग आदिकाल से हो रहा है। चौथा नंबर में इनसे प्रदूषण होता है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत का अंतर है। देखिए पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा आदि है। ये असमाप्य संसाधन है, इनका प्रयोग बराबर किया जा सकता है, यानी बार बार किया जा सकता है। तीसरा नंबर में हो जाएगा इनका प्रयोग हाल से ही शुरू हुआ है। यह प्रदूषण मुक्त साधन है। अब आपका जितना 8 से 14 नंबर का है क्वेश्चन, जितना भी 8 से 14 नंबर का क्वेश्चन हुआ है ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। अब हम लोग चलते हैं 15 से 19 क्वेश्चन, जो कि आपको उसमें से कि मैं इसके लिए तो एक वीडियो बना दिया हूँ जी कितना नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और कितना का उत्तर हम आपको देना है। तो आपका देखिए अब 15 नंबर से हम शुरुआत करते हैं। 1897 की क्रांति के बाद भारत में क्या बदलाव हुए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे रट के जाए। 1897 की क्रांति के बाद भारत में निम्नलिखित बदलाव हुए। अब क्या क्या बदलाव देखिए क लिखना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। क या पहला नंबर करके 1897 ईस्वी के विद्रोह के असफल होने के तत्काल भारत बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने से सभी अधिकार वापस ले लिए। अब वो ख में लिखना है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी के उद्घोषणा पढ़े, जिसमें कहा गया था कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथों को कर दिया गया। एक भारतीय मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। अब भारत के गवर्नर जनरल पर वायसराय कहाँ जाने लगा। अब आपको ग नंबर में अब लिखना है
देश के सभी देशों, राज्य या शासकों के भविष्य में उनके भूल क्षेत्र को कब्जा नहीं करने का भरोसा किया जाए कि दत्तक पुत्र अपनाने की स्वतंत्रता के लोगों ने उन्हें ब्रिटिश को रानी को अपने अधिपत्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य से अधीन शासकों चलाने की छूट गई। सोशल साइंस में तो बड़ा आंसर आता है, आप जरूर जानते ही हैं, जो कि आप इसे छोटा भी करके लिख सकते हैं, आपको नंबर मिल जाएगा आसानी से। अब घ नंबर में लिखना है, अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों को सम्मान करने का फैसला किया। अंग नंबर में लिखना है, भूस्वामियों ने जमींदारों की रक्षा करने एवं जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गई। अब आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए राजा राम मोहन राय ने क्या प्रयास किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय महिलाओं के लिए ज़्यादातर स्वतंत्र समानता के पक्षधर थे। राजा राम मोहन राय इस बात से थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी से भारी कष्टों का सामना करना पड़ता था। इसी बात को ध्यान में रखते उन्होंने अमानवीरा सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिए। उन्होंने शास्त्रों का सहारा लेकर यह बताने की कोशिश की धर्मशास्त्रों में भी सती प्रथा पर विरोध किया गया। उन्होंने स्त्रियों के प्रति मानवता और दया की भावना का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास किए और उन्हें विलियम बेंटिक को प्रेरित किया कि इस प्रथा को दूर करने के लिए अपना पूर्ण समर्थन दे। राजा राम मोहन राय एक धर्म सुधारक की अपेक्षा एक सम सुधारक के रूप में अधिक विख्यात है। विलियम बेंटिक 1829 में एक कानून बनाकर विधवाओं को जिंदा जल एक अपराध घोषित दिया। सर्वप्रथम यह कानून भंगा प्रेसिडेंसी में लागू हुआ। उसके बाद में यह बम्बई और मद्रास में भी लागू किया गया। इस कानून के लागू हुए स्त्री स्थिति में व्यापक सुधार हुआ। और आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है, पाश्चात्य शिक्षा ने जातिगत विचारों को कम करने के लिए अहम भूमिका निभाई। क्या आप इससे सहमत है? तो इसका उत्तर है, देखिए इसका ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए और एक बार मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता हूँ। पाश्चात्य शिक्षा ने जातिगत विचारों को कम करने में अहम भूमिका निभाई। क्या आप इसे सहमत हैं? चलिए इसका हम आंसर करते हैं। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का लाभ बहुत कम लोगों को मिला, मगर पाश्चात्य जगत के कुछ उच्च विचारों और आधुनिक विज्ञान भारत में लाने में इस शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। शिक्षित भारतीय की दुनिया में अन्य भागों के राष्ट्रीयता तथा जनमत के आंदोलन से और बाद में समाजवाद आंदोलन से परिचित हुए। वास्तव में जातीय समानता के प्रति जागृति के लिए शुरुआत हुई। इन आंदोलन में आधुनिक भारत के निर्माण आधारशिला रखे। धार्मिक और सामाजिक जीवन के कुछ पहलुओं में सुधार के साथ शुरू हुई। यह जागृति कालांतर में देश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन में है। इस प्रकार मैं इस बात से सहमत हूँ कि पाश्चात्य शिक्षा में जातिगत विचारों से कम करने में अहम भूमिका निभाई। और 18 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि बहुत बड़ा आंसर है, ये भी आपको जरूर पूछा जाएगा 5 नंबर के लिए। ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों पर उल्लेख करें। इसका सही उत्तर हो जाएगा सौर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का एक बेहतर विकल्प है। यह ऊर्जा का व्यापक एवं नवीकरणीय स्रोत है। भारत में अनेक स्थानों पर सौर ऊर्जा केंद्रों की स्थापना की गई। 1987 में गुजरात के भुज स्थित माधवपुर में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया। सौर ऊर्जा का एक विशाल संभावना वाला स्रोत है। भारत में सौर ऊर्जा की सहायता से प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20 किलोवाट विद्युत का उत्पादन संभव है। आपको ख नंबर में लिखना है, पवन ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। ये पवन ऊर्जा क्षेत्र में भारत में विश्व का 5वां स्थान है। जनवरी 2001 तक भारत में 1507 मेगावाट की ऊर्जा स्थापित कर ली और 2022 में पवन ऊर्जा से 5000 मेगावाट ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया। वर्तमान में हमारे पास पवन ऊर्जा जो संसाधन मौजूद है उनसे 45,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। आपको ग नंबर में लिखना है, बायोगैस करके डैश लगे। बायोगैस जो को नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इससे 55 से 70% तक मीथेन गैस होती है। इस प्रौद्योगिकी के लिए पशु मल का उपयोग किया जाता है। भारत में विश्व का सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं विद्यमान है।
और घ नंबर में लिखना है भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा करके डैश लिखना। भूतापीय ऊर्जा धरती के भीतरी भाग में ताप ऊर्जा का एक विपुल भंडार है। इसके लिए देश भर में 340 भूतापीय गर्म झरनों की पहचान की गई। और 19 नंबर में जो कि लास्ट क्वेश्चन है सोशल साइंस का, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, स्थानांतरित कृषि की विशेषता लिखे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कृषि का सबसे प्राचीन स्वरूप है। इस प्रकार की कृषि भारी वर्षा और वनस्पति का 3 पुनर्जन्म वाले क्षेत्रों में की जाती है। किसान किसी एक जगह के वृक्षों को काट कर जलाकर साफ कर देता है तथा राख को मृदा में मिला देता है। तीन 4 वर्षों तक वहाँ कृषि कार्य करता है। मृदा की उर्वरा शक्ति को कम होने के बाद किसान दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता। इस प्रकार की कृषि कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। यह अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका ऐसे उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। यहीं तक देखिए, जितना 19 क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, इसके लिए मैं पूरी अच्छी तरह से तैयारी करा लिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसको आप नोट कर ले कॉपी में। वीडियो को रोक रोक के आप इसको ध्यान से लिखिए, साथ में आप इसे ज़रूर पढ़ के जाएं एग्ज़ाम हॉल में। चलिए यहीं तक अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना।